हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और 3rd चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने रासायनिक संयोजन के नियम से स्टार्ट किया था, जहां पर हम बात कर रहे थे परमाणु की कि परमाणु क्या होता है, ठीक है ना। उसके लिए हमने एंटोनी एल लेवोजियर ने जो रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की बात की थी, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें से पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आप इसे पढ़ते हैं। ओके, एक्चुअल में ये लॉज हैं किसके लिए? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है या किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पर वो कंपाउंड या वो जो अभिक्रिया चल रही है, जिसे आप रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं, वो इसका पालन करेगी, ठीक है ना, इन नियमों का पालन करेगी। यानी तो रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन का मतलब क्या है? कोई चीज संयोजित हो रही है, जुड़ रही है, और कैसे? रासायनिक रूप से, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और तब जब वो जुड़ करके एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उस समय पर यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को आपको मिल रही हैं, और वो सभी के लिए कॉमन है लगभग, या सभी उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे मैंने थोड़ा आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, कोई भी जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में क्या होते हैं? 2 चीजें होती है। एक अभिकारक होता है जो आपके पास पहले था, उसके बाद एक आपके पास उत्पाद होता है जो आपके पास बाद में बना है। क्या समझे? मैंने कहा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर हम बोल रहे हैं ए और बी ने मिल करके सी और डी का निर्माण किया है या सी और डी को प्रोड्यूस करा है वहां पर। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? एक पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता है और एक पार्ट आपको राइट हैंड साइड में दिखता है, ठीक है। यानी कुछ तत्व, यौगिक या फिर कोई भी अणु आपके पास पहले थे अभिक्रिया होने से पहले, जो बाईं ओर आपने लिखे हैं, और कुछ चीज आपके कहाँ है? जो दाईं ओर लिखे हैं, ठीक है ना। तो कुछ बाईं ओर है, कुछ दाईं ओर है। तो जो बाईं ओर लिखे गए हैं, यानी जो अभिक्रिया शुरू होने से पहले आपके पास है, उनको आप क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी कि अभिकारक। ओके, ए और बी दोनों को मिलाया गया या कुछ भी किया गया, परिस्थितियों में परिवर्तन लाया गया, सपोज आपने दबाव बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, कम किया, या कोई फिक्स टेम्परेचर पे लेके गए, इसके अलावा किसी उत्प्रेरक का उपयोग किया आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या? सी और डी का निर्माण, जो आपने कहा लिखे हैं? यहाँ पर दाईं ओर लिखे हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स आप इनको कहेंगे, हिंदी में इनको उत्पाद कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। उस रासायनिक अभिक्रिया में पहले हमारे पास कुछ कंपाउंड्स थे, यौगिक थे या तत्व थे, जिनको हमने आपस में मिलाया, जिनको हमने अभिकारक का नाम दिया, और फिर वो एक प्रोसीजर के थ्रू गए, हमने एक प्रोसीजर अपनाया उनके लिए, जिसके बाद हमें सी और डी प्राप्त हुए, जिनको हमने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद नाम दिया। यानी अभिकारक अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास है, और प्रोडक्ट या उत्पाद जो अभिक्रिया होने के बाद हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन के नियम में जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा, वो बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ओके, तो यही आपका क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। सपोज यहाँ पर ये आपने 2 ग्राम लिया, ये आपने 3 ग्राम लिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? अगर हम टोटल या कुल मास की बात करें, वो है आपका 5 ग्राम। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? सपोज हमारे पास ये बना 2.5 ग्राम डी, तो सी कितना होगा? यहाँ भी 5 ग्राम है, यहाँ भी टोटल 5 ग्राम ही होगा। तो 5 में से आप माइनस कर देंगे 2.5 को, तो आ जाएगा 2.5 ग्राम।
तो इतना C का क्या होगा, मास होगा। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा, कुल की बात की जा रही है, टोटल A प्लस B का जो टोटल मास होगा, ठीक है ना, या A और B का जो टोटल मास है। जब भी टोटल की बात करेंगे तो यानी कि दोनों के मास का योग आप बता रहे हो, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, वो किसके बराबर है, C और D के बराबर है, इनके द्रव्यमानों के बराबर है। तो यानी द्रव्यमान क्या रह रहा है आपका, संरक्षित रह रहा है। संरक्षित रहने का मतलब क्या है, कंजर्व है। वहां पर जब यहाँ पर कोई चीज नष्ट नहीं हुई, ए और बी थे आपके पास, सी और डी नए बने, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, और साथ ही अगर नष्ट होता तो द्रव्यमान में कमी आती। द्रव्यमान में कमी तो हमें देखने को के लिए नहीं मिल रही है, यहाँ तो अभी भी 5 ही ग्राम है। और द्रव्य उत्पन्न भी नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं होने का मतलब क्या है, अगर उत्पन्न होता, कुछ नया अलग बनता, तो यहाँ पर फिर से क्या होता, आपके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 5 ग्राम यहाँ है, 5 ग्राम यहाँ है, तो यानी कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान रहता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या आप कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ये आपका क्या है, ये पदार्थ है आपकी, द्रव्य क्या है, पदार्थ। और दूसरा आपका क्या होता है, द्रव। द्रव क्या होती है, द्रव अवस्था होती है पदार्थ की, लिक्विड स्टेट। जैसे पानी को देखते हैं ना हम लोग, या हम लोग ऑयल की बात करते हैं, तो ये अवस्था होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात की। किसी अभिक्रिया में क्रियाकारकों या अभिकारकों, आप इसे लिख सकते हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के, जो बनी हुई नई चीज है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, अर्थात द्रव्यमान में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चलिए, तो उत्पादों के कुल द्रव्यमान जो होगा वो बराबर रहता है, अर्थात द्रव्यमान में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। यह नियम लेवोशियर ने दिया था, उनके द्वारा दिया गया था। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान या द्रव्य आपका मास के नीदर भी क्रिएटेड, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। या फिर क्या कहा जाता है कि द्रव्य किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो कि किनके द्वारा दिया गया था, लेवोशियर के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। इसके अलावा आप लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ reactants is equal to the total mass of products। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जब लकड़ी जलती है, देखो लकड़ी जलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज तो हो रहा है ना। जब मैंने आपको इससे पहले A प्लस बी जो C एंड D ये दिखाया था मैंने कि A और B आपस में मिलकर के C और D बना रहे हैं, तो परिवर्तन हो रहा है। आपके पास पहले A और B था और अब आपके पास क्या है, C और D है, तो ये क्या है, परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलना। कोई भी चीज जब बदल जाती है तो वही परिवर्तन है। जैसे पहले ये आपको क्लीन व्हाइट स्क्रीन दिख रही थी, उसके बाद मैंने उससे पेन से लिखा तो क्या हो गया, चेंज आया ना कुछ। तो इसी प्रकार से आप डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। किस किस प्रकार के चेंजेस देखते हैं, बहुत सिंपल से चेंजेस हमने अपनी लाइफ में देखे हैं कि पहले हमारी हाइट कम थी,
धीरे धीरे हमारी एज बढ़ी तो उसके साथ साथ क्या हुआ, हमारी हाइट में क्या हुआ, थोड़ी बढ़ोतरी हुई, या हम क्या कह सकते हैं, हमारी हाइट बढ़ी, ठीक है ना। तो ये भी परिवर्तन है। या आपने कभी देखा होगा कि कोई बीज आपने डाला है मिट्टी में और कुछ समय के बाद क्या हुआ, छोटा सा पौधा बना, फिर बड़ा पेड़ बन गया, तो ये भी परिवर्तन है। हर एक स्थिति में जब उसकी वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का आपका बदलाव हो रहा है, उसी को परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहता है कि जो भी आपका बदलाव आ रहा है वो इस प्रकार से आएगा कि जो परिवर्तन के बाद बनेगा वो नया पदार्थ होगा, यानी कि उसमें कुछ नए गुण होंगे पहले की तुलना में, जो कि कैसे होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे। तो यहाँ पर उसी रासायनिक परिवर्तन की बात की जा रही है जो लकड़ी के जलने में हमें दिखती है, ठीक है ना। तो लकड़ी का जलना, या कितनी है, मैंने आपको जलने के बारे में बताया कि जलने की या बर्निंग की जो भी यहाँ पर चेंजेस हम पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लकड़ी का जलना हो गया, कागज का जलना हो गया, मोमबत्ती में जो थ्रेड जलता है उसका जलना है, तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर लकड़ी का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी कैसे जलती है, सिंपल सी बात है, लकड़ी जलेगी, किसकी उपस्थिति में जलेगी, कंबशन के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, यानी लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। एक टेम्परेचर तक आप टेम्परेचर रेज करते हो, देखो लकड़ी तो अभी भी खुले में पड़ी हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो खुद ही से तो आग नहीं पकड़ती ना, क्या करते हो आप, उसका तापमान बढ़ाते हो, कितना, ज्वलन ताप तक, इग्निशन टेम्परेचर तक आप टेम्परेचर ले जाते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके पास हीट का कोई मीडियम लेके जाते हो, ठीक है ना, ऊष्मा का कोई माध्यम। जैसे आपने माचिस जलाई या फिर आपने कोई भी किसी भी चीज से आग जलाने का प्रयास किया, तो उससे क्या होगा, लकड़ी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। लकड़ी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और लकड़ी का तापमान बढ़ने के एक समय बाद क्या होगा, वो आग पकड़ लेगी, तो यानी उस टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर चला गया है, क्लियर। तो यहाँ पर वही हो रहा है, लकड़ी जलने लगी, उसके बाद क्या होगा, जलने की प्रक्रिया हुई। पहले आपके पास लकड़ी थी, ऑक्सीजन था, ये क्या थे, आपके रिएक्टेंट्स थे जो अभिक्रिया होने से पहले आपके पास थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभिक्रिया हुई, एक प्रोसेस के थ्रू वो गया, ठीक है। ज्वलन ताप तक आपने टेम्परेचर दिया तो उसने जलना शुरू किया, वहां पर जलना शुरू किया, फिर क्या हुआ, जलने के बाद आपको कोयला मिलेगा, कालिख मिलेगी, बहुत सारी गैसेस वहां पर निकलेंगी, तो वो क्या है, वो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है जो अभिक्रिया होने के बाद आपको मिले। तो उदाहरण के लिए एक जब लकड़ी जलती है तो कालिख, राख और गैसों का द्रव्यमान चारकोल के मूल द्रव्यमान और पहली बार प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करने के ऑक्सीजन के बराबर होता है। यानी कि क्या कहा गया, लकड़ी और ऑक्सीजन आपने अभिकारक के रूप में ली थी, क्या कहा मैंने, लकड़ी प्लस ऑक्सीजन की बात आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना, ये दोनों आपने ली, तो ये क्या था आपका, ये अभिकारक, ठीक है। और इसका कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद, जिसमें कि हमने कहा राख बनेगा, कालिख बनेगी, ठीक है, कोयला बन सकता है और गैसेस बनेगी। तो इन सभी के, ये उत्पाद हो गया, तो इन दोनों का जो कुल द्रव्यमान रहा होगा वो इनके कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास, हमें सपोज कोई चीज बनानी है, जैसे कि दाल बनानी है हमें, सिंपल सी, आपके पास दाल भी है, ऑयल है, घी है, मसाले हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी, आपके पास पानी भी है, तो ये सारी चीजें आपके पास ये क्या है, अभिकारक है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट्स, ओके, जो सामग्री है आपकी। उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, कोई भी रेसिपी आपने फॉलो की, उसके बाद आपकी दाल पक चुकी है, तो वो पकी हुई तो जो दाल है आपकी, वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा, वो उत्पाद है। तो वो क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है आपके पास, उनका जो कुल द्रव्यमान होगा वो उस पकी हुई दाल के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है ना। उसके अलावा उसमें कुछ और चीज भी सपोज बन गई है तो उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी अभिकारकों का, सिंपल सी लाइन है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। और इसी लाइन से हमें समझ आता है, जब द्रव्यमान बराबर हो रहे हैं इसका मतलब द्रव्य नष्ट भी नहीं हुआ, द्रव्य यानी पदार्थ,
और द्रव्य उत्पन्न भी नहीं हुआ। ओके, तो यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, उसका कुल द्रव्यमान संरक्षित रह रहा है। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके, ये देखिए यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड था आपके पास, ये क्या है आपका, ये रिएक्टेंट है, अभिकारक जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, ये अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में टूटा है। ठीक है, चेंज आया है, पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, वो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है। ये दोनों आपके क्या है, ये आपके हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जिन्हें आप कहते हो। ठीक है, ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इनका द्रव्यमान बता रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड सपोज आपका 100 ग्राम था। ठीक है, तो टोटल मास यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही अभिकारक है, सिर्फ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद मर्क्यूरी आपको मिला और ऑक्सीजन मिला। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है इसका जो कुल द्रव्यमान होगा वो इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसका कुल द्रव्यमान 100 ग्राम, इसका द्रव्यमान है यानी मर्क्यूरी का द्रव्यमान क्या है, 93 ग्राम है, और ऑक्सीजन का कितना है, 7 ग्राम। ये 93 ग्राम हो गया और ये 7 ग्राम हो गया। तो आप क्या निकालेंगे, आप टोटल निकालेंगे ना, टोटल मास की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, टोटल 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम हो गया है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ये 100 ग्राम यहाँ भी संरक्षित रहा, 100 ग्राम रहा, तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके, इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन आप इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी यौगिक जो बन रहा है उसमें जो उसके तत्व रहते हैं, ठीक है ना, किसी भी रसायन केमिकल कंपाउंड या यौगिक की बात करो, आप सिंपल सा कंपाउंड ले लो। एक यौगिक क्या है आपका, जो भी तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। तत्व के परमाणु अपने एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं कह रही हूँ हमारे पास दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो तत्व हैं आपके पास। ठीक है, दोनों तत्व आपस में मिलेंगे और परमाणु का एक निश्चित अनुपात होगा। मैं 2:1 के अनुपात में इनको मिलाती हूँ, तो यानी कि H2O हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जल। तो दो तत्वों से मिल करके एक यौगिक बना है यहाँ पर। ये यौगिक में जो इसके द्रव्यमानों का अनुपात रहेगा, ये तो हमने परमाणुओं का अनुपात बोला कि दो परमाणु हाइड्रोजन के, एक परमाणु ऑक्सीजन का है। ठीक है, हम कह रहे हैं द्रव्यमान या भार जिसे आप कहते हैं उसका जो अनुपात होगा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा ही निश्चित रहेगा। चाहे आप इस H2O को किसी भी विधि से बनाइए, किसी भी सोर्स से आप इसको लीजिए, आप तालाब का पानी ले लीजिए, आप नदी का पानी ले लीजिए, बारिश का ले लीजिए, लैब में इसे प्रोड्यूस करा दीजिए, इसके अलावा कहीं से भी आप पानी को ले लीजिए, हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। यही आपका स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ओके, तो स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। ठीक है, किसका कहा, रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व। अवयवी तत्व से क्या समझे आप लोग, अवयव यानी कि कंपोनेंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, यानी जिनसे वो मिलकर बना हुआ है। जब आप यौगिक की बात कर रहे हो H2O, तो इसके अवयव क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा ना, उसी से तो मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित रहेगा, वो उसी अनुपात में हमेशा जुड़ेंगे। चाहे उस जल को या कोई भी और कंपाउंड आपका हो सकता है, उसको आप किसी भी विधि से बनाइए, किसी भी सोर्स से उसको आप लीजिए। ओके, इस नियम का प्रतिपादन जो है वो सन 1794 में दिया गया था और कहीं कहीं आपका 97 भी आता है, जैसे मैंने आपको 97 यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये प्रतिपादन इसका किया गया था जोसेफ स्ट्राउस के द्वारा, और उन्होंने क्या बोला, कोई भी आपका जो रासायनिक यौगिक है वो रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से बन रहा है, हमेशा ही उसके जो अवयवी तत्व होंगे उन तत्वों का जो भार है
वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, तत्वों के भार का एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे मैंने यहाँ पर H2O की बात की, ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन है, ठीक है, दो तत्व है आपके पास। हाइड्रोजन का यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 लेते हैं आप लोग अप्रॉक्स, ठीक है। अब H2O में कितने परमाणु है, ये तो एक परमाणु का है, दो परमाणु है तो 1 × 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2:16 हो गया। 1:8 का क्या आएगा, यहाँ पर रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, ठीक है। यानी हमेशा ही जब भी आपका जल बन रहा है उसमें 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगी और उसके बाद किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। सिंपल सी बात, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगी। अगर 8 ग्राम से कम है आपके पास ऑक्सीजन तो वहां पर आप क्या कहेंगे, पूरा 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं जाएगा, फिर उतना जाएगा जिससे 1:8 का रेशियो वहां पर बन रहा होगा। क्लियर है, यही आपका स्थिर अनुपात का नियम है। ओके, चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी। This law was stated by Proust as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass, और chemical substance की जगह आप chemical compound भी लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका ये H2O का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का जो अनुपात होता है, भारों के अनुपात की बात की जा रही है, द्रव्यमान का जो अनुपात होगा उसकी, ठीक है, वो 2:16 आपको बताया गया, जिसको सिंप्लीफाई करके 1:8 बताया गया है कि 1:8 का जो उनका भार का अनुपात रहेगा वो हमेशा इतना ही रहेगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 रहता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, जैसे CO2 की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का जो अनुपात होगा वो कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, यहाँ पर क्या है CO2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 × 2 32 आ गया, तो 12:32, जिसको सिंप्लीफाई कर लिया गया है तो 3:8 का रेशियो आ रहा है। अतः किसी भी विधि से जो प्राप्त होगा CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 3:8 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई भी केमिकल कंपाउंड ले सकते हैं। आप बात कीजिए NH3 की, NO2 की, CO की, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की बात कीजिए उसमें जो भारों का अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा। ओके, चलिए तो आज के सेशन में हमने एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। आने वाले सेशन में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इस टॉपिक को एक बार घर से देख के आएंगे, फिर आने वाले सेशन में हम इसी पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।